टोटल हेल्थ सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ के सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं मुकुल शर्मा, मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह। और आइए खबरें आपको हम बताएं, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। राजस्थान के जोधपुर में कांग्रेस पर बरसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सरदार पटेल की विरासत को नजरअंदाज करने का लगाया आरोप। सरदार साहब की विशाल प्रतिमा का किया अनावरण। किसान नेता सरवन सिंह पंढे ने वापस लिया आज का दिल्ली मार्च। शाम को प्रेस वार्ता में आगे की रणनीति पर करेंगे खुलासा। महाराष्ट्र की हार के बाद अघाड़ी अलापता ही जा रहा है ईवीएम रात। महायुति ने पूछा, हारने पर ही क्यों आती है बैलेट पेपर की याद। निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुने जाएंगे राहुल नार्वेकर। औपचारिक ऐलान कल। और राष्ट्रपति के देश छोड़कर भागने के बाद सीरिया के पीएम विद्रोहियों को सत्ता सौंपने पर राजी। स्वतंत्र और तुरंत चुनाव की बताई जरूरत। दमिश्क स्थित ईरानी दूतावास में तोड़फोड़। एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स 2024 भारतीय बतख खिलाड़ियों ने दिखाया शानदार प्रदर्शन। भारत ने जीते 55 मेडल। 23 देशों में से भारत ने 5वें स्थान पर बनाई जगह। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जोधपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी अद्वितीय नेतृत्व क्षमता से देश को एकता के सूत्र में पिरोया। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने एक भी प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की नहीं बनाई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने केवड़िया में पटेल जी की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई है। इतने साल हो गए एक परिवार की भक्ति में रची बसी कांग्रेस पार्टी सरदार पटेल का एक स्मारक भी नहीं बना रही थी। नरेंद्र भाई ने केवड़िया कॉलोनी में दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाकर सरदार पटेल को सम्मानित करने का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा बल के 60वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। ये पहला मौका है जब जोधपुर स्थित बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर मुख्यालय ने इस आयोजन की मेजबानी की। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि बीएसएफ ने 6 दशक से देश के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की भूमिका बखूबी निभाई है। 6 दशकों से साहस, शौर्य, बलिदान, इसके बल पर ही आपने देश के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को उसका बिरुद प्राप्त करने का काम किया है। और न केवल आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में जाने जाते हैं, वहां पर आने वाली सभी चुनौतियों को पार कर देश की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति को मजबूत करने का काम मेरे बीएसएफ के जवानों ने किया है। और इसी का कारण है कि सीमा पर से कोई भी सूचना आती है किसी अप्रिय घटना की, और जब मालूम होता है कि वहां बीएसएफ का जवान मौजूद है, तो मन में देश के गृह मंत्री को जरा भी चिंता नहीं होती है। मेरे जवान हैं, उससे निपट लेंगे। महाराष्ट्र में चुनाव नतीजों और सरकार गठन के इतने दिन बाद भी
इंडी अगाड़ी का ईवीएम जारी है। दरअसल सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने विपक्षी दलों के नेताओं पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली हार को स्वीकार करने के बजाय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। शरद पवार ईवीएम को लेकर चल रहे विवाद के बीच सोलापुर के मरकरवाड़ी पहुंचे। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया बैलेट पेपर से वोट कर रही है, लेकिन हम क्यों ईवीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने शरद पवार पर तीखा हमला बोला है। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि शरद पवार लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन को अपनी हार को स्वीकार करना चाहिए। शरद पवार साहब, इन्होंने हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। उनका बहुत बड़ा नुकसान ये चुनाव में हुआ। उन्होंने जिस प्रकार से झूठी बातें कही लोकसभा चुनाव में, वो झूठी बातें जनता ने नकार दी। और मार्कड़वाड़ी में जो पवार साहब गए हैं, उनको ये उम्र में इस प्रकार से झूठी बात कहना उनके उम्र के हिसाब से अच्छा नहीं है। महाराष्ट्र उनका सम्मान करता है। तो ये सारा खेल जो खेला जा रहा है, ये आने वाले जो लोकल पंचायत के चुनाव है, कारपोरेशन के, महानगर पालिका के और पंचायत के, उस चुनाव को अपनी साख बचाने के लिए पवार साहब दौड़ भाग कर रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि विपक्ष को महाराष्ट्र की जनता ने जो साफ बहुमत दिया है, उसका स्वागत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां जहां विपक्ष की जीत होती है तो ईवीएम अच्छा है। उनका ये सिलसिला पिछले कई सालों से जारी है। ये जो महाराष्ट्र की जनता ने क्लियर मैंडेट दिया है, उसका स्वागत करना चाहिए। अभी झारखंड में चुनाव हुआ, प्रियंका गांधी जी का चुनाव हुआ, कई लोगों का चुनाव हुआ। ये इधर का नांदेड़ बाई इलेक्शन का चुनाव हो गया, उसमें भी कांग्रेस की जीत हुई है। तो ये सब जब उनकी जीत होती है तो ये ईवीएम अच्छी है। उनकी जीत होती है, उनके बाजू से निकाल होता है तो इलेक्शन कमीशन के निर्णय अच्छे होते हैं। उनके बाजू से अगर फैसला होता है तो सुप्रीम कोर्ट अच्छा होता है। अगर सही फैसला सुनाने के बाद तुरंत वो एजेंसी, वो यंत्रणा गलत हो जाती है, गलत उसको साबित किया जाता है। ये पिछले कई सालों से शुरू है, इसको भी बंद करना चाहिए रोना धोना। महाराष्ट्र विधानसभा में एक बार फिर बीजेपी का स्पीकर होगा। बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर ने आज नामांकन के अंतिम दिन विधानसभा अध्यक्ष के लिए पर्चा दाखिल किया। नामांकन के समय राहुल नार्वेकर के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दोनों उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, भाजपा के राज्य प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले, चंद्रकांत पाटिल और अन्य नेता मौजूद रहे। नामांकन भरने की समय सीमा खत्म हो चुकी है और किसी अन्य उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया है, इसलिए राहुल नार्वेकर निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष बनेंगे। राहुल नार्वेकर के पास लगातार दूसरी बार विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी। राहुल नार्वेकर ने विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामित किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पार्टी के सभी नेताओं का आभार जताया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय मोदी साहब, आदरणीय अमित शाह साहब, आदरणीय नड्डा जी, हमारे चाहते लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी का मन से शुक्रिया कहना चाहूँगा, आभार मानना चाहूँगा कि उन्होंने फिर एक बार मुझ पे विश्वास दर्शाते हुए विधानसभा अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया है। और मुझे पूरा विश्वास है मेरे सभागृह के मेरे जो साथी हैं, उन सभी के साथ से आने वाले समय में मैं उनके माध्यम से, सभागृह के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता को न्याय दूंगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 में श्रद्धालुओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आपको नायाब सैनिक के रूप में जनता का साथी और सारथी मिल गया है। पीएम मोदी के विकसित भारत के संकल्प करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की आवाज़ आज बुलंदी पर है। भारत दुनिया की महाशक्ति तो है ही, पर हमने एक रास्ता चुन लिया है। वह रास्ता चुन लिया है विकसित भारत का।
2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा होगा। देश के सामने कुछ ऐसे संकट आ रहे हैं जो हम भांप रहे हैं। कुछ ताकतें हैं देश में और विदेश में, वो संगठित रूप से धन बल के आधार पर नैरेटिव बढ़ाकर यंत्र तंत्र का उपयोग कर भारत को चोटिल करना चाहते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को चोटिल करना चाहते हैं, हमारी संस्थाओं को निष्क्रिय करना चाहते हैं। हमारी संस्कृति कहती है कि कुछ अवसर आते हैं जब ऐसी ताकतों को कुचलना पड़ता है, उन पर कुठाराघात करना पड़ता है और प्रतिघात भी करना पड़ता है कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। शंभू बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस ने फूल बरसाए, जिन पर पुष्प वर्षा की गई। हरियाणा पुलिस की तरफ से माहौल शांत करने के लिए किसानों पर फूलों की बारिश की गई। आपको बता दें, किसान नेता सरवन सिंह पढ़ेर ने दिल्ली पहुंचने का जो मार्च था उसको वापस ले लिया है आज के लिए, और कहा है कि शाम में प्रेस वार्ता के बाद आगे की रणनीति का वो खुलासा करेंगे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के मार्च को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार किसानों के प्रतिनिधिमंडल के साथ हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है। मार्च शुरू किया है वो गलत मार्च किया है। राज्य मंत्री जी ने कहा है कि मार्च करने की कोई जरूरत नहीं है, 5 गो प्रतिनिधि आवे, भारत सरकार खुला है, बात करने को तैयार है, उनकी हर समस्याओं को दूर करने को तैयार है। वैसी परिस्थिति में लोग मार्च का एक ढोंग रच रहे हैं, ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। किसान के प्रति नरेंद्र भाई मोदी जी काफ़ी चिंतित हैं। किसान को उनके प्रोडक्ट का दुगना फायदा हो, जो MSP कहते हैं जिसको कि समस्त मूल्य का जो हमारा ये है, उस चीज़ को आगे बढ़ाने की बात उन्होंने की है। वक्फ बोर्ड पर कब्जा करने के आरोप को लेकर भाजपा के बयान के बीच वक्फ बोर्ड ने एक बार फिर लातूर में किसानों की जमीन पर अपना दावा ठोका है। वक्फ ट्रिब्यूनल ने औरंगाबाद की अदालत में तलेगांव के 103 किसानों की 300 एकड़ जमीन पर दावा किया है। 20 दिसंबर को मामले की सुनवाई होगी, जिसमें किसानों को व्यक्तिगत रूप से नोटिस भी जारी किया गया है। इस नोटिस के बाद गांव किसान में डर का माहौल है। किसानों ने सरकार से मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वाराणसी के बनारस रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर विंडो ट्रेन के माध्यम से वाराणसी प्रयागराज रेलवे ट्रैक के निरीक्षण की शुरुआत की। बनारस रेलवे स्टेशन पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को ट्रेन की बेहतर सुविधा मुहैया कराने के साथ साथ पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं। पवित्र महाकुंभ हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी धरोहर है, हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा एक महापर्व है। इसके लिए रेलवे की तरफ से विस्तृत तैयारी की गई है और इस बार जो आशा कर रहे हैं कि 4 जो बड़े स्नान वाले दिन हैं, उन चारों दिन बड़ी संख्या में देश भर से भक्त आएंगे, तो उनके लिए जो व्यवस्था है पूरी तरह से एक डिटेल्ड व्यवस्था की गई है। भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में बताया कि रेल महाकुंभ के लिए कितनी तैयार है। कई रेल मार्गों पर दोहरीकरण पूर्ण कर लिया गया है। साथ ही एक रेलवे ब्रिज जो कि काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट था वह भी पूर्ण हो चुका है और साथ ही कई नई ट्रेन भी चलाई जाएंगी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार जी वाराणसी में हैं और ख़ास यह है कि महाकुंभ के लिए किस तरह की तैयारी रेलवे कर रहा है उस पर निरीक्षण करने के लिए आए हुए हैं। ये क्या क्या योजनाएं हैं जो वाराणसी और इलाहाबाद यानी प्रयागराज के बीच में हैं, जो आप लोग पूरा कर ले रहे हैं? जो हमारा
जो वाराणसी से प्रयागराज का जो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का जो डबलिंग है वो पूर्ण हो चुका है और ऑलरेडी 9 तारीख से उसमें एनआई का कार्य शुरू हो गया और 11 तारीख को सीआरएस महोदय द्वारा उसका इंस्पेक्शन कर लिया जाएगा। भारतीय रेलवे में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक मुहिम चलाई है जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को स्पीड अप करने की, वो आप देख सकते हैं कि वो कार्य आज ज़मीन पर हैं और हम लोग इन कार्यों को आगे देख रहे हैं। और आज एक बहुत गौरव की बात है कि जो कि माननीय रेल मंत्री जी आज इसका निरीक्षण करेंगे और ये 11 तारीख से इसको सीआरएस द्वारा कर लिया जाएगा। तो इसके द्वारा जो हमारी नंबर ऑफ ट्रेन्स जो हैं जो कि वाराणसी और मंडवाडीह और प्रयागराज के बीच में चलेंगी वो जस्ट डबल हो जाएंगी और यही हमारा उद्देश्य है कि हम यात्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे पाएँ। जब कुंभ में लोग आएंगे तो फिर काशी में भी आएंगे ही। तो रेलवे अलग से व्यवस्थाएं कर रहा है तीर्थयात्रियों के लिए, वो क्या व्यवस्थाएं हैं काशी में खासतौर से? स्पेशली स्पेशल ट्रेन्स हैं। कई स्पेशल ट्रेन्स तो हम लोगों ने रिंग सर्विस बना दी है कि वो प्रयाग से बनारस, बनारस से जौनपुर, अयोध्या, फिर पुणे प्रयाग, और इसमें भी एक्सपेरिमेंट ऐसे नहीं है, एक क्लॉकवाइज चलेगी, एक एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर केश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, बनारस स्टेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के 5 स्तंभों पुलिस, जेल, न्यायपालिका, अभियोजन और फोरेंसिक का संपूर्ण आधुनिकीकरण हो चुका है। इसी कड़ी में चंडीगढ़ भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पूर्णतः इम्प्लीमेंट करने वाला देश का पहला संघ शासित प्रदेश बन चुका है। इन्हीं तीनों कानूनों की पूर्णतः लागू करने पर चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस महानिदेशक सुरेंद्र यादव से बात की हमारे संवाददाता ऋषि कुमार ने। हमारे साथ इस समय चंडीगढ़ के डीजीपी सुरेंद्र यादव जी हैं। सर, जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री ने भी इसका उद्घाटन किया और देश को समर्पित किए ये पूरी की पूरी प्रक्रिया, किस तरीके से आप लोगों ने इसे लागू किया, किस तरीके की चुनौतियां रहीं और आगे का क्या प्लान है? देखिए, विकसित भारत के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की जो दूरदृष्टि है, ये तीनों कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये उस दूरदृष्टि को परिलक्षित करते हैं। हमने जो है प्रशिक्षण के तौर पर भी हमने अपने सभी जो साथी हैं चंडीगढ़ पुलिस के, उन सभी के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया है। थानों पर और बाकी जो तकनीकी आवश्यकताएं हैं, तकनीकी संवर्धन की जो आवश्यकताएं हैं, उसके बारे में पूरी तैयारियों के साथ उनको लागू किया है। साथ के साथ जो आपराधिक न्याय प्रणाली के जितने भी स्तंभ हैं, चाहे वो पुलिस हो, अभियोजन हो, जेल, हॉस्पिटल, फॉरेंसिक्स, सभी के साथ एक अच्छे समायोजन के तहत सभी को जो है एकीकरण करने का प्रयास किया गया है। इसमें एक चीज़ और देखी जा रही है कि हर चीज़ को समयबद्ध किया गया है, तो पुलिस के लिए ये कितना सहूलियत भरा है या चुनौती भरा है? क्योंकि अब तक पूरी की पूरी न्याय प्रक्रिया में जो सबसे बड़ी बाधा थी कि समय की सीमा तय नहीं होती थी, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, समयबद्ध का होने का फ़ायदा ये है कि आपके संसाधन बचते हैं, आपका समय बचता है, और साथ के साथ जो स्किल्स हैं किसी भी कर्मचारी की, अगर उसमें सुधार होता है तो उसके लिए उसका काम करने की जो सहूलियत है, जिसको ईज ऑफ सर्विस कहते हैं, ईज ऑफ वर्क कहते हैं, और एक ईज ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, इन सभी चीज़ों की प्रभाव होने के कारण से जो पूरा जो आपराधिक न्याय प्रणाली की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें ऑब्वियस है कि सहूलियत बढ़ी है। हमने बात की डीजीपी चंडीगढ़ सुरेंद्र यादव जी से, जिनका कहना है कि तीनों नए कानूनों को लागू करने में वो गौरवान्वित तो महसूस कर ही रहे हैं, लेकिन चुनौतियां भी रहें और अब आगे के समय में इसको और ज़्यादा प्रभावी तरीके से लागू करना है। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, चंडीगढ़। मलेशिया में हुए एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स 2024 में भारतीय बधिर खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन दिखाया। भारत के खाते में कुल 55 मेडल आए। भारत को 8 स्वर्ण पदक, 18 रजत पदक और 29 कांस्य पदक हासिल हुए। 23 देशों में से भारत ने 5वें स्थान पर जगह बनाई। देखिए मनीषा शर्मा की ये खास रिपोर्ट। एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स 2024 का मलेशिया में हुआ समापन, जिसमें ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ द डेफ और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा खिलाड़ियों को समर्थन प्रदान किया गया था। मिलते हैं कोचेस से और जानते हैं उनके अनुभव के बारे में। हम यहाँ पे एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स में बधिर टीम को लेकर आए थे। हमने 15 दिन का कैंप किया था।
जो कि IG स्टेडियम में हुआ था। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हमें इसके लिए बहुत मदद करी, मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। हम 2 कोच थे जिन्होंने 8 प्लेयर्स जो बैडमिंटन के प्लेयर्स थे उनको सिखाया। हमारा मकसद था कि हम मेडल्स लेकर आए। जो आपको मेडल्स यहाँ पे कितने मिले हैं और आपका कैसा खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहा? हमें 6 मेडल्स मिले हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमारी करीबन 11 कंट्रीज से पार्टिसिपेंट्स आए थे। फीमेल एथलीट्स और मेल एथलीट्स को मिला के जो बैडमिंटन के प्लेयर्स थे करीबन 82 थे। मेन सिंगल्स में हमें सिल्वर मेडल मिला और मेन सिंगल्स में हमें ब्रॉन्ज मेडल भी मिला। वुमेन डबल्स में हमें ब्रॉन्ज मेडल मिला और वुमेन सिंगल्स में हमें ब्रॉन्ज मेडल मिला। मिक्स टीम में जिसमें मेल और फीमेल बैडमिंटन ने पार्ट लिया उसमें हमें सिल्वर मेडल मिला। टीम इवेंट्स में हमें सिल्वर मेडल मिला। तो हमारे 8 प्लेयर्स आए थे जिनको ये सारे 6 मेडल्स मिले। आगे जाके आपका क्या प्लान है? हम इन एथलीट्स को लेकर आप कैसे समर्थन करना चाहेंगे? मेरा एम है कि आगे जाके हम डेफलिम्पिक्स 2025 जो जापान में होंगे, मैं देखूं कि कौन सा अच्छा खिलाड़ी है उनको वहाँ पे लेके जाऊं। हम बहुत साल से कोशिश कर रहे हैं कि हमें गोल्ड मेडल मिले डेफलिम्पिक्स में। 2022 में भी हम ब्राज़ील में गए थे, हमें वहाँ पे गोल्ड मेडल मिला था। अभी भी हम आशा करते हैं कि हम जापान में जाएंगे और हमें गोल्ड मेडल मिलेगा जापान में डेफलिम्पिक्स में। 2017 में हम टर्की में डेफलिम्पिक्स में गए थे, जहाँ पे हमारा 1 गोल्ड मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल आए थे। उसके बाद मैं ब्राज़ील में डेफलिम्पिक्स में गया था, जहाँ पे हमारे खिलाड़ियों को 1 गोल्ड मेडल 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले थे। अब यहाँ पे हम एशिया पैसिफिक डेफ गेम से मलेशिया में आए हैं। बहुत ही तगड़ा कंपटीशन था। हमें 1 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। 6 कंट्रीज से खिलाड़ी आए हुए थे और हमारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हमारे भी जो खिलाड़ी थे रेसलर, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। और फ्री स्टाइल में हमने 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रांज लिया है और ग्रीको में हम 1 ही ब्रांज मेडल लिया है। हमें भविष्य में अगर इंडियन डेफ रेसलिंग को आगे बढ़ाना है तो डेफ बच्चे टैलेंट सर्च करना पड़ेगा और अच्छे काफ़ी प्लेयर हमें पूरे संपूर्ण भारत से मिल सकते हैं। इन सभी बधिर खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की हम सराहना करते हैं और आशा करते हैं कि ये खिलाड़ी अपनी मेहनत ऐसे ही जारी रखें और भारत का नाम रोशन करते रहे। मैं मनीषा शर्मा, DD न्यूज़ मलेशिया से। झारखंड के चाईबासा में ग्रामीणों ने कमांडर सहित 2 नक्सलियों को पकड़कर इतना पीटा कि उनकी मौत हो गई। इसमें PLFI के एरिया कमांडर मोटा टाइगर और उसके साथियों की मौत की पुष्टि हुई है। नक्सलियों के शव टोरेल कोमाय जंगल के पास होने की सूचना है। ग्रामीणों के आक्रोश की वजह से पुलिस अभी तक घटनास्थल पर नहीं पहुंची है। तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।